हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस रेजर एंड आज के अपने टॉपिक में हम बात करने वाले हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसे क्यों किया जाता है एंड हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी समझे थे। आज के वीडियो में हमारा मेन टॉपिक रहेगा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होता है बेसिकली, जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है वैसे अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट। साइंस में लॉज होते हैं, सपोज लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी चाहे आप इंडिया में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, यूएस में रहें, वो सेम ही रहने वाला है, चाहे उसे कोई भी पढ़े कोई भी समझे, ठीक है। हेमा, रेखा, जया, सुषमा जो भी पढ़ेगा उसे वो उसे सेम तरीके से ही इंटरप्रेट करेगा एंड उसी पर साइंस जो है वो बेस्ड है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं जो कि उसका बेसिस फॉर्म करते हैं। बट आज जब अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं हम, तो उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। लॉज तो नहीं कह सकते बिकॉज लॉज जो है वो यूनिवर्सल रहते हैं एंड सबके लिए, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वो सेम ही रहेंगे। बट यहाँ पर जो है हम प्रिंसिपल्स बना रहे हैं अकाउंटिंग में। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं समझिए कि जब भी कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसे एक बेस पता होना चाहिए कि हाँ मुझे बिजनेस इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है उसकी, ठीक है। जो लेखा जोखा रखना है वो इस तरीके से रखना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो इंटरेस्टेड यूजर्स उसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी वो चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है। जो आपने उन्हें करके दिया है अकाउंटिंग, दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू यूज द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपने उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए, वो ही उसे समझने के लिए भी वो इस्तेमाल करेंगे। तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है इससे, इसीलिए ये बेस ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप समझेंगे कि इस तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है एंड समझी जाती है। स्टार्ट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो हमें गाइड करते हैं कि इस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है एंड समझने वाले को इस तरीके से समझनी है। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये बेसिक चीज़ है कि यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लेकर आए हम अकाउंटिंग करने का जो तरीका है उसमें, ठीक। ना आईसीआई ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्योंकि आईसीआई की अकाउंटिंग पॉलिसीज काफ़ी सारी फ्रेम करने में जो है वो हेल्प करता है, वो कंसिस्टेंसी लेकर आने के लिए। यहाँ तक समझ में आया? अब सबसे पहले बात करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। यही जिन प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रही थी अब तक, उन्हें बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ ये क्या है? ये है रूल्स या प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिनको डेवलप किया गया है एंड ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। मतलब इन्हें जनरल वे में एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ हम इस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। इट्स काइंड ऑफ एन अनसेड रूल कि सब अकाउंटिंग इस तरीके से ही अपने बिजनेस में करेंगे एंड जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं वो इसी तरीके से इसे इंटरप्रेट करेंगे। अकाउंटिंग प्रोफेशन में इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड। अब इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जिसको मैं कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ इतनी देर से, उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, पोस्टुलेट्स, असम्पशंस, ठीक है। ज़रूरी ये है कि इन नामों में ना फंस के आप ये समझें कि वो कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है, उसका मतलब क्या है एंड प्रैक्टिकल यूजेज क्या है, ठीक है। ये कभी नहीं आने वाला कि कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसे या प्रिंसिपल बोलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन टर्म्स को ना इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है, तो इस पर परेशान मत होइएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना जो हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं एज अ बेस, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड वो इवॉल्व होते हुए चले आए, मतलब कि वो चेंज होते हुए चले आए हैं। सपोज करिए कि 2005 में कोई बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया, ठीक है। जिस तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसीज उस टाइम पर थी, हुआ करती थी, वो उसके चलते ना उसमें लोगों ने लूप होल्स निकाल लिए, कुछ तरीके निकाल लिए बचने के। तो क्या हुआ कि अब वो अकाउंटिंग पॉलिसीज बेकार हो गई क्योंकि उससे लोग बड़े बड़े स्कैम्स कर ले रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो मान लीजिए 2010 में इस बात का पता चला कि ये जो स्कैम हुआ था ना, ये इस अकाउंटिंग पॉलिसी की हेल्प लेकर हुआ था, इसमें लूप होल निकाल कर। तो अब ये कर्तव्य बनता है आईसीआई का एंड बाकी जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो, कि उस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए जाए कि नहीं इस तरीके से नहीं, अब इस तरह से करेंगे ताकि ज़्यादा हम कॉशियस रह सके एंड ये छुपाया ना जा सके जो एक्चुअल पोजीशन कंपनी की है। ये ना हो कि हमारे पास है, हम ठन गोपाल और दिखा रहे हैं कि हमारे पास 200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं जिसे देखकर इंटरेस्टेड यूजर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी, राइट।
तो सबके पब्लिक इंटरेस्ट में ये पॉलिसीज चेंज होती हुई चली है यहाँ पे सिंपल सी। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, जितना मैं बताती हूँ उतना आप सुनते जाइए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं अपने आप को एंड उस बिजनेस को एकदम अलग अलग मानूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं मानेंगे कि मेरा बिजनेस है तो मैं और वो सेम हो गए। दिखाती हूँ आपको एक एग्जांपल से, एक लाइन और पढ़ लीजिए उसके पहले। ये बोल रहा है कि ये 2 सेपरेट एंटिटीज होते हैं। कौन कौन? ओनर एक एंटिटी हो गया और दूसरी एंटिटी हो गया बिजनेस। तो दीज आर 2 सेपरेट एंटिटीज। समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रफुल्ल मिल्लौर का एग्जाम्पल लिया था कि प्रफुल्ल ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था MBA चाय वाला। मैं यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जितना भी रेलेवेंट पोर्शन है, ठीक है। डिटेल चाहिए तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं, आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ना इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक एंटिटी तो ये हो गए, ठीक है, और ये हो गई दूसरी एंटिटी, यानी कि इनको कंप्लीटली सेपरेट माना जाएगा, ठीक है। अब सेपरेट माना जाएगा तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? आखिर इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि सपोज करिए प्रफुल्ल ने ना अपने बिजनेस में पैसे लगाए, ठीक, कैपिटल लगाया। कैपिटल एंड ऑल की डेफिनेशन भी आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। कैपिटल का मतलब वैसे होता है जो पूंजी, जो पैसा हम अपने बिजनेस में लगाते हैं। पैसा या फिर कोई भी असेट जो मेरे पास पहले से पड़ा था वो मैंने इसमें लगा दिया बिजनेस में, तो उसको कैपिटल बोला जाता है। अब जब इसने कैपिटल लगाया, मान लीजिए 8,000 रुपीज से इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो MBA चाय वाला तो अलग एंटिटी हो गई। ये क्या करेगा? इसकी बनेंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मतलब ये अपने यहाँ पर सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो उसको रिकॉर्ड करेगा। अब सिंस प्रफुल्ल इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंटिटी फॉर MBA चाय वाला, तो ये क्या बोलेगा कि मेरे पास तो भाई कैपिटल आ गया, ठीक है, कैश आ गया, मतलब 8 लाख रुपए का कैपिटल आ गया, तो ऐड कर लेगा अपने पास में, ठीक है। फिर क्या होता है, मान लीजिए उसी तरीके से अगर प्रफुल्ल ने इस 8,000 रुपए में से ना 2,000 रुपए वापस निकाली, उसे कुछ ज़रूरत पड़ी, पर्सनल इमरजेंसी, एंड उसने 2,000 रुपए निकाल लिए। अब बिजनेस क्या बोलेगा कि मेरे पास से 2,000 रुपए चले गए, प्रफुल्ल ने निकाल लिए मेरे पास से 2,000 रुपए, तो वो अपने यहाँ पर इसे माइनस कर देगा, ठीक। अब ये सोचिए अगर ये दोनों सेम एंटिटीज ही होते तब तो इसका मतलब ये होता कि प्रफुल्ल अपनी एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाल रहा है, तो उसमें कोई अकाउंटिंग करने का मतलब नहीं होता। बट दीज आर डिफरेंट एंटिटीज, हेंस ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंटिंग करता है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये लाइन पढ़िएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड नॉट दैट ऑफ द ओनर। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये अपने पास कैपिटल ऐड करेगा जब 8,000 रुपीज आए, एंड जब 2,000 चले गए तो माइनस कर लेगा, ठीक, ओके। फिर फाइनल बात कि पर्सनल असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस किसके? ओनर के। ओनर के अपने पर्सनल कुछ असेट्स हैं, ओनर का अपना घर है, अपनी गाड़ी है, इसको बिल्कुल सेपरेट रखा जाएगा बिजनेस एंटिटी के असेट से, ठीक है। तो और बिजनेस एंटिटी के जो बुक्स हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड कर रहा है बिजनेस एंटिटी, उसमें इनके कोई भी ट्रांजैक्शंस कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज सबसे पहले कि प्रफुल्ल ने जो है वो अपने कोई पर्सनल ट्रांजैक्शंस किए, कुछ उसने 10,000 की शॉपिंग कर डाली, ठीक है। क्या इससे बिजनेस को कोई लेना देना है? नहीं, कोई लेना देना नहीं है, अनलेस इसने ये पैसे जो है 5,000 रुपये मान लीजिए यहाँ से निकाल कर शॉपिंग करी है अपनी पर्सनल, तब बिजनेस को लेना देना है क्योंकि इसमें से पैसे निकाले गए। अदरवाइज बिजनेस डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस पर्सनल शॉपिंग और इसे रिकॉर्ड नहीं करेगा MBA चाय वाला। दूसरा, मान लीजिए कि प्रफुल्ल ने एक घर खरीदा, तो ये प्रफुल्ल का पर्सनल एसेट है, ठीक है, ये एक घर है जो इसने खरीदा, तो ये इसका पर्सनल एसेट है, बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि
दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, दोनों के अकाउंट्स अलग हैं एंड दोनों की अकाउंटिंग भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे। अब ये क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शंस, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम बुक्स में अपने रिकॉर्ड करते हैं। क्या बोल रहा है ये कि मान लीजिए किसी बिजनेस के लिए ना कोई बहुत ही बड़ी बात है, जैसे सीईओ अपॉइंट हुआ कंपनी का, या फिर मैंने अपनी एक मतलब जो कंपनी है उसने अपनी एक अलग ब्रांच खोली है, एक न्यू ब्रांच खुल रही है, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। या फिर मैंने एक बहुत ही बड़ी डील क्रैक करी है, बहुत बड़ा क्लाइंट एक आने वाला है जिससे हमें बहुत ही अच्छी रेवेन्यू आने वाली है, ठीक। नाउ दीज ऑल थिंग्स आर वेरी बिग, लेकिन क्या इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना ही जो ओपनिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच है उसको, ना ही सीईओ के अपॉइंटमेंट को, इन चीज़ों का मनी में कोई भी कन्वर्जन नहीं किया जा सकता, पैसे में नहीं तोल सकते इसको, तो इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। रिकॉर्ड क्या करेंगे? जब हमारा जो नया वाला ब्रांच है ना, उससे जब पैसे आने लगेंगे, रेवेन्यू आने लगेगी, उसमें लोग आएंगे एंड चीज़ें खरीदेंगे, सर्विसेज लेंगे और पैसे देंगे, उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने पास। वो तो हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में, बट उसका ओपन होना नहीं हो सकता। सीईओ का अपॉइंट होना नहीं हो सकता। जब उसे सैलरी दूंगी वो पैसे में नाप सकती हूँ, इसीलिए उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक। आपको एक ब्रॉड टर्म में समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। नाउ रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर टू बी केप्ट नॉट इन द फिजिकल यूनिट्स बट इन मॉनेटरी यूनिट्स। ये क्या बोल दिया देखिए, सपोज करिए कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में मतलब सामान इधर से उधर पहुंचाना, ठीक। तो मान लीजिए कि मेरे पास 10 ट्रक्स हैं, ठीक है। आई हैव 10 ट्रक्स एंड 20 कार्स इस काम के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप शायद ये समझ पा रहे होंगे कि ये मेरे बिजनेस के असेट्स हैं। असेट क्यों है? क्योंकि ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट ला कर देने वाले हैं, यही है जो मेरा काम करेंगे, ठीक है। सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाएंगे एंड हेंस दीज आर द असेट्स ऑफ माई कंपनी, ठीक है। मान लीजिए एक एक ट्रक की कॉस्ट जो थी ना वो 20 लाख थी ईच। वैसे ही यहाँ पर एक एक कार की कॉस्ट थी 10 लाख ईच, ठीक है। टोटल कितना हो गया एक बार देख लेते हैं, दोनों ही केसेस में 200 लाख हो गया। तो अब ये बताइए कि मैं अपने जो बिजनेस है उसमें जब रिकॉर्डिंग करूँगी इन चीज़ों की, तो क्या मैं ये लिखूँगी कि मेरे पास 10 ट्रक्स और 20 कार्स हैं? नहीं, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। हम इसे सिंपली 400 लाख रुपीस का टोटल करके लिख देंगे कि मेरे पास 400 लाख के असेट पड़े हुए हैं कंपनी में, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि फिजिकल यूनिट्स में। तो मैंने यही यहाँ पर आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि फिजिकल यूनिट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, मॉनेटरी यूनिट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक प्रिंसिपल और कवर हो गया। वापस आते हैं, ध्यान से एक बार देख लीजिए इसको। इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी यूनिट एंड नॉट इन फिजिकल यूनिट्स, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, इसका अपना ही एक लिमिटेशन भी होता है। क्या लिमिटेशन है? देखिए कि हर साल दर साल ना जो पैसे की जो वैल्यू होती है वो कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देखिए, ये एग्जाम्पल खत्म होता है, यहाँ आते हैं। मान लीजिए कि 2005 में जो बिजनेस है ना उसने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा मान लीजिए 5 लाख रुपए में, और वो लैंड था 2000 स्क्वायर फीट का, ठीक है। अपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा था ना। 2024 आ गया आज की डेट में एंड मेरा बिजनेस जो है वो अभी भी चल रहा है। सोचा गया कि लाओ एक और प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा जाए, और इस बार भी मुझे 2000 स्क्वायर फीट का ही प्लॉट चाहिए, ठीक है। और मैं खरीदने गई, तो आप मुझे बताइए कि आज की डेट में भी मुझे 5 लाख रुपए में ही 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है एंड शायद आज से
कुछ 25 साल पहले अगर मुझे 1 रुपए में पूरा टॉफ़ी का डिब्बा मिल सकता था, तो आज शायद मुझे 1 रुपए में 5 ही टॉफ़ीज़ मिले, या उतनी भी नहीं मिलती वैसे रियलिटी में तो आज। बट ये बात आपको समझ में आएगी कि शायद ये मुझे आज 50 लाख रुपए का मिल पाए, ठीक है। तो ये जो है ना, मनी की वैल्यू हर साल चेंज होती रहती है एंड महंगाई बढ़ती रहती है। तो उसके चलते क्या होता है कि मैंने अपने पास एक तो ये रिकॉर्ड कर रखा होगा, ठीक, 2000 स्क्वायर फीट का लैंड 5 लाख रुपए का, और ये भी अब मेरे पास रिकॉर्ड्स में आ रहा होगा 2024 में जो 50 लाख मैंने खरीदा था। तो जब मैं इसे टोटल करके 55 लाख दिखा रही हूँ ना, तो ये एक तरीके से सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे महंगाई का जो दर था ना, जो लेवल था वो अलग था और इस टाइम पर अलग है। तो द मैथ इज नॉट मैथिंग हियर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइसेस वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम ओवर द पीरियड, ठीक है। पूरे टाइम वैल्यू मनी की जो है वो सेम नहीं रहती, वो कम होती रहती है। और इसीलिए जब हम ऐड करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट असेट्स जो हमने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में खरीदे थे 2005 में एंड 2024 में जो असेट्स खरीदे, हम जो है वो हेट्रोजीनियस वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। इट्स लाइक एडिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, ठीक है। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं और उनको क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे थे एंड मनी की वैल्यू अलग होती है दोनों टाइम पर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि नाउ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है, ये अज्यूम करता है कि एक बिजनेस फर्म जो है ना, ये अपना बिजनेस, अपने ऑपरेशंस को इनडेफिनेट टाइम तक आगे कैरी ऑन करने वाला है। मतलब बिजनेस का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो अगले 1 2 3 साल में जो भी आगे फोर्सेबल फ्यूचर है उसमें शट डाउन होगा, ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम इनडेफिनेट टाइम तक काम करते रहेंगे, अपने ऑपरेशंस चलाते रहेंगे, बस एक सिंपल सा अजम्पशन ये है। और इसी बेसिस पर हम अपने जो है असेट्स को वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये अभी मैं आपको समझाऊंगी एक एग्जांपल से, बट फिलहाल ये वाली लाइन को एक सिंपल आपके लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं कि आप जब रात में सोने जाते हैं और अपना अलार्म लगाते हैं, वो किस उम्मीद में कि हाँ मुझे सुबह उठना है, मैं उठूंगा सुबह, राइट, यही रहता है। और वही है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि आगे जो हम अपना बिजनेस चलाएंगे वो इनडेफिनेट टाइम तक चलाएंगे, हमें नहीं पता कब तक, बट चलाते रहेंगे, ठीक। आगे इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये अजम्पशन एकदम क्लियर होगा। सपोज करिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ठीक है, जिसमें असेट्स है मेरे पास, ठीक, एक ट्रक है मान लीजिए ये, और इसकी लाइफ जो है ना वो 10 ईयर्स है। ये ट्रक मैंने कब खरीदा, सपोज करिए इसी साल में मैंने ये ट्रक खरीदा एंड आई नो कि इसकी लाइफ है 10 ईयर्स, मतलब ये 2034 तक जाने वाला है, मेरे लिए काम करेगा 2034 तक, ओके। नाउ 2024 में मैंने इसे अगर 20 लाख रुपीस का खरीदा, तो अब आप बताइए कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मैं अपने इस बिजनेस को आगे इनडेफिनेट टाइम तक चलाती रहूंगी, राइट। तो ये जो 20 लाख रुपीस है, क्या मुझे पूरा का पूरा इसी साल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? अगर आप ध्यान से सोचेंगे आपको पता चलेगा कि जब ट्रक की लाइफ 10 ईयर्स है, तो इसका मतलब वो 10 ईयर्स ऑफ सर्विस मुझे देने वाली है, यानी कि 10 साल तक मैं उससे काम लेती रहूंगी, ठीक है। इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं उससे मुझे 10 ईयर्स तक मिलने वाले हैं। तो उसकी जो कॉस्ट लगी, उसका जो खर्चा लगा ये 10 ईयर्स की इनकम कमाने के लिए आगे, वो तो मुझे 2024 में लगा। क्या मैं इसे पूरा का पूरा 2024 में ही दिखा दूँ? नहीं भाई, जब इसका फायदा आपको 10 साल तक मिलने वाला है तो इसकी कॉस्ट को भी आगे के 10 साल में ही बांटा जाता है। ये आप अपने आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह है उसमें आप सीखेंगे इसको अच्छे से। बट फिलहाल आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आएगी, कॉमन सी, कि जब फायदा 10 साल तक मिल रहा है तो आज ही की आज कॉस्ट पूरी की पूरी 2024 ईयर क्यों बेयर करेगा? आगे के 10 साल सारे के सारे उसे इक्वली बेयर करेंगे 2034 तक, ठीक है। अब ये जो हम मान रहे हैं कि बैठ के हम 10 साल तक इसकी कॉस्ट को डिवाइड करते रहेंगे आगे, तो हमने यही माना ना कि हम अपने नियर फ्यूचर में कहीं भी कुछ शट डाउन नहीं करने वाले हैं एंड आगे तक बिजनेस चलाते रहेंगे, राइट। यही माना होगा, तभी मैं उसे 10 ईयर्स में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक।
तो ये जो मान्यता है कि आगे तक लेके जाना है बिजनेस को, वो ही है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और उसी के बेसिस पे ये करंट असेट, नॉन करंट असेट, इसको डिवाइड किया जाता है। ओके, वरना क्या होता, हम आज ही पूरा का पूरा 2024 में ही उसे कॉस्ट मान लेते, अगर मुझे लगता कि हम इसे आगे कैरी ऑन नहीं करेंगे। तो हमने ये बात भी समझ में आ गई कि जो असेट की वैल्यू हम दिखाएंगे वो इसी बेसिस पर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर दिखाने वाले हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको लेकर दिखाई दिया कि चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एन असेट ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ दैट वाज 10 ईयर्स। तो ये जो 20 लाख की कॉस्ट है ना, इसको मैं पूरा का पूरा चार्ज करूंगी 10 साल में इक्वली। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे। ये क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है। ये बोल रहा है कि कितने स्पैन ऑफ टाइम में मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते रहने चाहिए टू माय इंटरेस्टेड यूजर्स। सुनिए, यहाँ पर क्या होता है ना, जो कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, तो उसमें जो है एक साल में ना हजारों तरीके के ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। हजारों तरीके मतलब बहुत बड़ी कंपनी, दैट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अगर कोई करोड़ों की कंपनी है तो उसमें करोड़ों ट्रांजैक्शंस होंगे। तो इन करोड़ों ट्रांजैक्शंस का तो इंटरेस्टेड यूजर्स कुछ कर नहीं पाएंगे। इंटरेस्टेड यूजर्स कौन थे, जिनसे भी मैंने लोन ले रखा है, या फिर मतलब मेरे क्रेडिटर्स हो गए, या फिर जिन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे इन्वेस्टर्स हो गए, या फिर सरकार हो गई क्योंकि उससे मुझसे टैक्स लेना है। ये सारे लोग जो है वो मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का वेट करते रहते हैं हर साल। ठीक है, बिकॉज they have to take some important financial decisions on the basis of my, यानी कि the business's financial statements। ठीक है, तो ये 1000 तरह के ट्रांजैक्शंस का तो इंटरेस्टेड यूजर्स क्या ही करेंगे, कुछ भी नहीं। इसकी तो समरी होनी चाहिए ना एक हमारे पास। ठीक है, समराइज्ड वे में प्रेजेंट करके दोगे भाई कि हाँ मेरी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, जो भी कमाया वो इतना हुआ इस साल, या फिर मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मेरे पास कितना कैश है, मेरे कितने क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। उसी को मैं बोल रही हूँ यहाँ पे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक, ये कितने कितने टाइम के ड्यूरेशन पर मुझे प्रेजेंट करते रहना चाहिए, टू होम, टू इंटरेस्टेड यूजर्स। और इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। मेरे क्रेडिटर्स जिनसे मैंने उधार लिया है, मेरे इन्वेस्टर्स जिन्होंने मुझ में इन्वेस्ट कर रखा है मेरे बिजनेस में, या फिर सरकार हो गई जिससे मुझसे टैक्स लेना है। ठीक, ये सारे लोगों को हमें प्रेजेंट करने हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज अ समरी ऑफ ऑल माय ट्रांजैक्शंस, जो मुझे बताता है कि अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक, तो एक जनरल जो है स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आपको एनुअली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देने हैं, इन इंटरेस्टेड यूजर्स को दिखाने पड़ेंगे। तो एनुअली मतलब कि पर ईयर के एंड में मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, और एनुअली का मतलब अब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि हम 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी ऑफ एन ईयर टू 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर तक करेंगे। हमेशा इसको इस तरीके से बनाया जाता है। 1 अप्रैल, सपोज इस साल की बात हो रही है, तो इस साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक बनेंगे। तो इस तरीके से फिर अगली बार के कैसे बनेंगे, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक बनेंगे। इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली बनाकर जो है प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट जनवरी टू दिसंबर बट इट्स अप्रैल टू मार्च। ठीक है, ये भी आप सीखोगे आगे, तो बहुत जल्दी जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिंपली चीज़ें बस उतनी समझिए जितनी बताई जा रही है। ठीक है, तो वही मैंने कहा, स्पैन ऑफ टाइम, कितने टाइम में, एक साल का बनाना चाहिए हमें, टू नो वेदर इट हैज़ अर्न्ड प्रॉफिट्स या फिर कोई लॉसेज हो गए, ये जानना ज़रूरी है इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए। ठीक है, एक और इंटरेस्टेड यूजर्स में यहाँ पे ऐड करना भूल गई, डायरेक्टर एंड मैनेजर। ऑब्वियसली इनको भी तो जानना है ना कि हमने कैसा परफॉर्म किया पूरे साल, और वो कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। इससे ही मुझे पता चलेगा
कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी पूरे साल डायरेक्टर मैनेजर की। फिर आते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द पोजीशन ऑफ इट्स एसेट, किस लिए ज़रूरी है ये थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर प्रेजेंट करते रहना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितना प्रॉफिट लॉस कमाया एंड क्या हालत है हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, क्या पोजीशन है वो जानने के लिए। वो पता चलता है बैलेंस शीट से और ये पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक ना, सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट यूजर्स, मैंने आपको यूजर्स भी बताए, रेगुलर इंटरवल्स पे हर साल मुझे ये इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिससे कि मे बी अगर मैंने किसी कंपनी में मान लीजिए इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, उसने मुझे अगले साल जब अपनी इन्फॉर्मेशन दिखाई तो मुझे पता चला कि यार ये कंपनी की हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई है, तो ऑब्वियसली मैं अपना पैसा उसमें से निकाल लूँगी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर वेरियस पर्पजेज, कई पर्पजेज के लिए ज़रूरी हो सकता है ये अलग अलग यूजर्स के लिए। और बहुत लंबे टाइम तक तो वेट नहीं किया जा सकता, तो एक एक साल एक जनरल रूल बना दिया गया है, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है एक एक साल ही हो। देखिए कई सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, ठीक है, स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने का मतलब है कि कोई भी जो हम लोग जनरल लोग हैं वो सब भी उसमें पैसे लगा सकते हैं, जीरोधा वगैरह जो एप्स हैं उनके ज़रिए, ठीक है। अब पैसे लगा सकते हैं इसका मतलब उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना भी मेरे लिए ज़रूरी है, उसी को देखकर तो मैं पैसा लगाऊंगी। तो उनके लिए क्या है, एक साल नहीं बल्कि हर 3-3 महीने पे यानी कि क्वार्टरली वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर दिखाते रहेंगे मुझे, ताकि मैं अपडेटेड रहूँ उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। एंड जैसे ही मुझे लगे कि ये कंपनी तो अब कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मैं झट से अपने पैसे निकाल लूँ उसमें से टू बी सेफ। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। आ जाते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलता है कि सारे जितने भी असेट्स हैं ना आपकी कंपनी में, जितने भी असेट्स हैं उनको आप अपनी बुक्स में उनके परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, यानी कि कॉस्ट पर आपको रिकॉर्ड करना है, हर साल आपको उन्हें कॉस्ट पर ही लिख के रखना है, ठीक है। नो मैटर उनकी वैल्यू एक्चुअल में यानी कि जो बाजार में मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़े घटे कुछ भी हो, हम तो उसे उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे जितने पर हम उसे लेकर आए थे। ये वाली बात मैं अभी आपको समझाती हूँ, फिर पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगी। देखिए मान लीजिए कि मेरी एक शुगर मिल है, ठीक, शुगर मिल है मतलब हम क्या करते हैं, शुगर केन से चीनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, शुगर प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें ना ये बहुत ही एक कॉस्टली अफेयर है, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू शुगर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपने मशीनरी सुना होगा, ठीक है, एक सिंपल सी मशीन मान लीजिए अपने दिमाग में। प्लांट जो है ना कई सारी मशीन्स होती हैं, इस एक प्लांट में कई सारी मशीन्स होती हैं, ठीक है, मतलब कई सारी मशीन्स मिलकर एक प्लांट बना रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा एंड कितना कॉस्टली होगा, ठीक है, बस यही बात है। फिर मैंने क्या बोला कि मान लीजिए मैंने ये प्लांट परचेज किया, तो जब परचेज किया तो सबसे पहले इसका परचेज प्राइस कितना था, कितने रुपए में मैं खरीद पाई, मान लीजिए 50 लाख रुपीज़ में मुझे ये मिला, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ये आना चाहिए उस जो जिसने मुझे सेल किया है उसकी दुकान से मेरी फैक्ट्री पर आना चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे भी लग गए मेरे इसमें, ठीक है, उसे मंगवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मान लीजिए कि 2 लाख रुपीज़ लग गई, ठीक। फिर अब भाई प्लांट खाली आके रखा तो रहेगा नहीं, उसे इंस्टॉल भी तो करवाना पड़ेगा मेरी फैक्ट्री में, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के भी खर्चे यहाँ पर हम ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट मान लीजिए कि लग गई आपकी अगेन 2 लाख रुपीज़ की। अब आफ्टर इंस्टॉलेशन दिस प्लांट इज रेडी फॉर यूज, अब आप इसमें शुगर जो है वो बना सकते हैं, ठीक। तो जब रेडी टू यूज पोजीशन पर आ जाता है ना, तब हम इसको टोटल करते हैं एंड इसको रिकॉर्ड करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इस 54 लाख को, ना कि सिर्फ 50 लाख को, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब वो रेडी टू यूज स्टेट में आ जाएगा कि हाँ अब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खाली ला के रख देने तक भी नहीं कर सकते थे कि मैं 52 लाख उसकी कॉस्ट लिख दूँ, उसे इंस्टॉल करना ज़रूरी था, ठीक। अब आप पढ़ोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है कि असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
कितने प्राइस पर लिखा जाता है, परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है, विच इंक्लूड्स व्हाट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच वाज 50 लाख रुपीज, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक 2 लाख रुपीज, एंड इंस्टॉलेशन का खर्चा 2 लाख रुपीज, और जितना भी और लगेगा उस असेट को रेडी टू यूज करने में, ठीक उतने अमाउंट पर हम उसे 54 लाख पर रिकॉर्ड करते रहेंगे। नाउ अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रिंग्स इन ऑब्जेक्टिविटी। अब अगर मैं हर साल इसको 54 लाख पर रिकॉर्ड करूंगी कॉस्ट पर, तो एक ऑब्जेक्टिविटी यानी कि क्लैरिटी मिलेगी मुझे कि हाँ भाई इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये थी, ठीक है। कैसे मैं इसको वेरीफाई भी बहुत इजीली कर लूँगी परचेज डॉक्यूमेंट से, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये जो प्लांट खरीदा था ये 10 साल पहले खरीदा था, तो ऑब्वियसली जब खरीदा होगा तो इसके बहुत सारे पेपर्स प्रिपेयर होंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हुए होंगे बिफोर परचेजिंग, उससे आसानी से मैं इस 54 लाख को वेरीफाई करके देख सकती हूँ, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिविटी मिल जाती है कि हाँ ये सही ही कॉस्ट रिकॉर्ड, सही वैल्यू पर रिकॉर्ड हुआ है। फिर आते हैं कि मार्केट वैल्यू बेसिस पे अगर हम रिकॉर्ड करें तो मतलब मार्केट वैल्यू बेसिस पे कैसे, ये वाला पॉइंट मैं भी एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। इसे हटा देते हैं, इसका काम हो गया। सो देखिए एग्जाम्पल लेते चलिए। मान लीजिए कि आई एम अ रियल एस्टेट बिल्डर, ठीक है, और मैंने एक बिल्डिंग बनाई, इट इज़ अ सी फेसिंग बिल्डिंग, और उसकी जो कॉस्ट आई मुझे वो थी 50 लाख रुपीज़, ठीक। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैं उसे 50 लाख पर ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी वो बिकी नहीं है, मैं मतलब मैं ढूंढ रही हूँ किसी बायर को, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है ना, कुछ टाइम बाद यहाँ पर शाहरुख खान आकर जो है इसी लोकेलिटी में शाहरुख खान एक घर ले लेता है। अब क्या हुआ, क्योंकि शाहरुख खान ने घर ले लिया है तो अचानक से इस लोकेलिटी के जो जितने भी फ्लैट्स या जितने भी बिल्डिंग्स थे उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ये अचानक एक बहुत ही पॉश एरिया बन जाता है, क्योंकि डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होने लगती है कि भाई हम भी वहीं पर घर लेंगे, जितने पैसे वाले लोग हैं वो उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं एकदम से। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए इस 50 लाख जिस बिल्डिंग की कॉस्ट थी, आज उसे लोग 5 करोड़ में लेने को तैयार हो गए, ठीक है। जबकि पहले मुझे इसकी मे भी 2 करोड़ वैल्यू मिल रही हो सिंपली, लेकिन जैसे ही शाहरुख खान ने घर लिया तो मुझे वो 5 करोड़ में मिलने लगा। तो क्या अब मैं कॉस्ट को हटाकर 50 लाख से मैं इसे 5 करोड़ पे दिखाने लगूं? नहीं, यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको इसे मार्केट वैल्यू बेसिस पर नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि रिलायबल नहीं होती, ये तो चेंज होती रह सकती है। अभी शाहरुख खान अपना बंगला बेच दे अगर वहाँ पे, तो वो फिर से नॉर्मल सी सोसाइटी हो जाएगी, ठीक है। सो वहीं यहाँ पर बोला है कि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रह सकती है, तो मैं कब तक आखिर अपनी बिल्डिंग्स को ऐसे या फिर अपने जो मेरे असेट्स हैं उनको मुझे रीवैल्यू कब तक कराती रहूँगी, क्योंकि वो जो वैल्यूएशन होता है ना, जो मैंने आपको बताया कि ये अचानक से लोग 5 करोड़ देने को तैयार है, इस सब वैल्यूएशन में ये वैल्यू कराने में भी बहुत पैसे लगते हैं। हर साल हर एक असेट का वैल्यूएशन होना भी मुश्किल है, ठीक है। तो और प्लस क्या होगा, हर साल अगर एक ही असेट मेरे पास है, जो वो असेट पड़ा हुआ है मेरे पास, उसके बीच में मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगी एक पीरियड से दूसरे पीरियड में इजीली, क्योंकि उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ठीक। बात समझ में आई होगी। सो टू कीप थिंग्स इजी हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट को लेके आया एंड हम कॉस्ट पर ही उसे रिकॉर्ड करेंगे एंड तक, ठीक। लेकिन अब हर चीज़ की एक लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन क्या है इसकी, कि जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि उस बिल्डिंग को अगर मैं 50 लाख पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सरकार को या फिर जो भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है वो ये नहीं देख पा रहा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू यार 5 करोड़ है, इसको सच में 5 करोड़ मिल सकते हैं अगर अभी ये बिल्डिंग को बेच दे तो, ठीक। तो यहाँ पर कुछ हिडन प्रॉफिट्स आ जा रहे हैं, हिडन प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट हाइड कर ले रही हूँ मैं कि उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एंड मैं उसे 50 लाख पर ही दिखा रही हूँ। तो ये एक लिमिटेशन तो ज़रूर है हम कि हम इसे मार्केट वैल्यू पर ना रिकॉर्ड करके कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, बट स्टिल इट इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड वी डू दैट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन्स फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने ये 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स और कवर करा दूँ सो दैट हम जल्दी जल्दी अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and stay tuned for the next video. Thank you.